हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है कॉजेज ऑफ मोनोपोली या कॉजेज ऑफ मोनोपोलीज, और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर क्यों वजूद में आता है, वो कौन से रीजंस है, वजूहात हैं विच लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोनोपोली और मोनोपोलीज। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर का, और हम कुछ रीजंस का यहाँ पे तज़किरा करेंगे एंड आई होप कि अंडरस्टैंडिंग के लिए और फिर एग्जाम्स के लिए आप इन रीजंस को अपने जहन में रखेंगे, इनको याद रखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है जिसकी वजह से मोनोपोली वजूद में आती है वो है एक्सक्लूसिव रिसोर्स ओनरशिप। हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है, इनको बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे। अब अगर ऐसा मामला हो कि कोई पर्टिकुलर फैक्टर जो यूज होता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसकी ओनरशिप बस एक फर्म के पास होगी, कोई और फर्म जो है उसके पास इसकी ओनरशिप नहीं है, तो इसकी ओनरशिप जो है वो एक्सक्लूसिव है। ये जो रिसोर्स है इसकी एक्सक्लूसिव ओनरशिप इस फर्म के पास है। दैट मीन्स कि बस ये फर्म जो है ये प्रोडक्ट बना सकेगी और कोई फर्म ये प्रोडक्ट नहीं बना सकेगी। सो द पॉइंट हियर इज कि अगर एक्सक्लूसिव रिसोर्स ओनरशिप किसी फर्म के पास है, इंडिविजुअल के पास है, बस वो इंडिविजुअल, वो फर्म वो प्रोडक्ट बना सकेंगे जिसमें इस रिसोर्स का इस्तेमाल लाजमी होगा, और कोई फर्म या जो पर्सन है ये प्रोडक्ट नहीं बना सकेगा। इसलिए जाहिर सी बात है एक ही सेलर होगा, एक ही प्रोड्यूसर होगा, तो मोनोपोली वजूद में आएगी। अब ये जो रिसोर्स है ये एक मशीनरी भी हो सकता है, किसी के पास यूनिक मशीनरी है और उस यूनिक मशीनरी के ज़रिए से एक प्रोडक्ट बनता है, और वो जो प्रोडक्ट है वो किसी और मशीनरी के ज़रिए से नहीं बनेगा। अब अगर ये मशीनरी बस एक बंदे के पास है, उसके पास इसका एक्सक्लूसिव राइट है, तो जाहिर सी बात है यही बस बंदा या फर्म जो है ये प्रोडक्ट बना सकेगी। इसी तरह लेबर है, इसी तरह रॉ मटेरियल है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल की ओनरशिप बस आपके पास है और किसी के और के पास नहीं है, किसी खास रॉ मटेरियल की ओनरशिप, तो उस रॉ मटेरियल के ज़रिए से जो प्रोडक्ट बनता होगा तो वो बस आप बना सकेंगे और कोई नहीं बना सकेगा। सो आपके ज़रिए से एक मोनोपोली फिर क्रिएट होगी, आपको मोनोपोली पावर्स फिर हासिल हो जाएंगे क्योंकि आपके पास इसकी ओनरशिप है। इसी तरह नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है किसी खास प्रोडक्ट को बनाने की नॉलेज है या फिर सर्विस प्रोवाइड करने की नॉलेज है और एक्सक्लूसिव है, ये किसी और के पास नहीं है, दैट मीन्स कि बस आप वो प्रोडक्ट बना सकेंगे या सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे और कोई ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या है? एक्सक्लूसिव रिसोर्स ओनरशिप। तो ये पहली हमने यहाँ पे वजह बताई कि मोनोपोली क्यों इमर्ज होती है। तो दूसरी वजह पे हम आते हैं, वो है पेटेंट राइट्स। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कोविड के लिए जो वैक्सीन बनाए गए, अब एक कंपनी जो है उसने वैक्सीन बनाया, अब ये उसका एक्सक्लूसिव राइट है कि बस ये कंपनी इस वैक्सीन को जो है प्रोड्यूस करेगी और किसी कंपनी को राइट नहीं है कि वो इस वैक्सीन को बनाए, बल्कि उसके लिए कानूनन ये जुर्म है क्योंकि जिस कंपनी ने पहले वैक्सीन को बनाया उसको पेटेंट राइट इसका हासिल है और बस वो ये प्रोडक्ट बना सकेगी। अब अगर सिचुएशन ऐसी है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका पेटेंट राइट बस एक फर्म के पास होगा, तो लाजमी बात है कि बस वही तो फिर वो प्रोडक्ट बना सकेंगे और कोई वो प्रोडक्ट नहीं बना सकेगा अपार्ट फ्रॉम दैट जिसके पास पेटेंट राइट हो। तो दैट मीन्स कि जिसके पास पेटेंट राइट है तो इसको फिर मोनोपोली हासिल होगी उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में। सो दिस इज अनदर रीजन कि मोनोपोली किस तरह वजूद में आती है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट वजह है कि गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किसी खास फर्म को या किसी खास पर्सन को लाइसेंस प्रोवाइड करेगी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो फिर बस वो जिसको लाइसेंस हासिल हो गई बस वही बंदा या वही फर्म जो है वो प्रोडक्ट बनाएगी। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जो है वो वेपन्स बनाने के लिए किसी खास फर्म को डिजिग्नेट करे, उसको लाइसेंस प्रोवाइड करें, और जिसके पास अब लाइसेंस है वेपन्स बनाने की, कोई और फर्म ये वेपन्स अब प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी क्योंकि लाइसेंस एक फर्म को दिए गए हैं। तो
इस तरीके से भी मोनोपोली जो है वो वजूद में आती है जब गवर्नमेंट जो है लाइसेंस प्रोवाइड करे खास एक फर्म को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। चौथा एक इम्पॉर्टेंट वजह है साइज ऑफ द मार्केट। देखिए, अगर साइज ऑफ द मार्केट कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल छोटा एक मार्केट है और इसमें एक फर्म जो है, जब बस एक फर्म को ये कैटर कर सकता है मार्केट, बस एक फर्म के प्रोडक्ट काफ़ी है इस मार्केट के लिए, तो ये भी हो सकता है कि दूसरी फर्म फिर वहाँ पे ना आए, क्योंकि दूसरी फर्म को मालूम है कि अगर हम मार्केट में चले गए तो हमारा भी नुकसान होगा, तो इससे पहले जो फर्म है उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि साइज ऑफ द मार्केट इज सच इट कैन नॉट सपोर्ट टू फर्म्स। तो उस वक्त भी जो है एक तरीके की नेचुरल मोनोपोली जो है वो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि साइज ऑफ द मार्केट जो है ये अलाउ नहीं करता है कि आपके पास एक से ज़्यादा फर्म्स हों। तो ये भी एक वजह बनती है मोनोपोली की। अब एक और वजह यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो है लिमिट प्राइसिंग। अभी लिमिट प्राइसिंग क्या है? अगर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फर्म है जिसके पास मोनोपोली पावर है, अब इसको ये लगता है कि कोई और फर्म भी कंपटीशन में आना चाहती है, वो भी इस प्रोडक्ट को बनाना चाहती हैं। अब ये जो एग्जिस्टिंग फर्म है ये करते हैं कि ये प्रोडक्ट का प्राइस नीचे ले जाते हैं। अब जब इन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस नीचे लिया तो इससे क्या होगा कि जो दूसरी फर्म है जो एंटर करना चाहती थी उसका तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको बिल्कुल कम दामों में अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तक जा सकती है ये फर्म कि ये जो है जितने कॉस्ट्स इसके बनते हैं उससे कम भी ये प्राइस रख सकती है, ताकि दूसरी फर्म जो है मार्केट में एंटर ना हो जाए, क्योंकि पहले ही जब फर्म को लॉसेस हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी। तो इसलिए लिमिट प्राइसिंग जो है वो प्रैक्टिस करते हैं एग्जिस्टिंग फर्म्स, उन फर्म्स को बाहर रखने के लिए जो उनको लगता हो कि ये हमारे कल कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं या ये मार्केट में आ सकते हैं, तो उस वक्त वो प्राइसेस को नीचे रखते हैं ताकि उनको लगे या उनको ये मालूम पड़े कि हमारा नुकसान होने वाला है अगर हम मार्केट में दाखिल हो जाएंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ अनदर रीज़न कि ये लोग जो है ये अपनी मोनोपोली जो है वो मेंटेन रखेंगे, उसको बरकरार रखेंगे, प्राइसेस नीचे लाके प्राइसेस कम करके। तो ये और एक वजह बनती है मोनोपोली को एक्चुअली कंटिन्यू रखने के लिए। और एक वजह है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे इन्वेस्ट करना काफ़ी कॉस्टली होता है, जैसे कि रेलवेज़ है, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें काफ़ी सारे पैसे लगते हैं। अब रेलवेज़ में जाना जो है ये काफ़ी मुश्किल फिर एक एडवेंचर है, एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव है। तो बेशतर जो फर्म्स हैं वो ये समझेंगी कि हमने इसमें नहीं जाना है क्योंकि इसके कॉस्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब अगर हर फर्म ये समझेगी कि हमने जो कोई और काम कर रही हो या एक एंटरप्रेन्योर जो होगा वो ये समझेगा कि मुझे रेलवेज़ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसके कॉस्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, ऑलरेडी जिन्होंने रेलवेज़ जो है कंस्ट्रक्ट की होंगी तो जाहिर सी बात है उनके पास तो मोनोपोली रहेगी। तो यूजुअली ये होता है कि फॉर एग्जांपल रेलवेज़ का मामला तो ये स्टेट के पास होती है, लेकिन इवन इफ अगर स्टेट अलो भी करे तो फिर भी काफ़ी मुश्किल है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो इस मार्केट में चले जाएंगे, क्योंकि इसमें कॉस्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए अनबियरेबल कॉस्ट्स यानी कि ज़्यादा कॉस्ट्स, वेरी हाई कॉस्ट्स भी लोगों को रोकते हैं एक मार्केट में एंटर होने से। जब वो मार्केट में दाखिल नहीं होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो जो ऑलरेडी मार्केट में होता है उसकी मोनोपोली जो है वो मेंटेन रहती है, वो बरकरार रहती है। तो ये एक और वजह है। और फाइनल जिस वजह का हम यहाँ पे तज़किरा करेंगे वो है लो पोटेंशियल एक्चुअली प्रॉफिट्स। यहाँ पे है, ये कॉस्ट्स यहाँ पे नहीं है, लो पोटेंशियल प्रॉफिट्स। तो अगर एक फर्म को ये लगता हो कि जो इंडस्ट्री है, जो एक मार्केट है, जो प्रोडक्ट है, इसके ज़रिए से हमें बिल्कुल कम प्रॉफिट्स मिलने जा रहे हैं, तो फिर काफ़ी सारी फर्म्स ये डिसाइड करेंगे कि हमने इसमें नहीं जाना है क्योंकि प्रॉफिट्स काफ़ी कम है। अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि हर फर्म फैसला करेगी कि भाई क्योंकि प्रॉफिट्स इस इंडस्ट्री में कम है इसलिए हमने इसमें नहीं जाना है, तो ऑलरेडी जो फर्म वो प्रोडक्ट बना रही होगी तो वो अपनी मोनोपोली इस वजह से बरकरार रखेगी, वो अपनी मोनोपोली मेंटेन रखेगी। तो दीज आर द रीजन्स के मोनोपोली क्यों वजूद में आती है या मोनोपोली क्यों कंटिन्यू रहती है
विद रिगार्ड टू ए पर्टिकुलर मार्केट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मोनोपोली जो है वो कंटिन्यू क्यों रहती है। तो यहाँ पे हम इनको समराइज करेंगे। एक तो है एक्सक्लूसिव रिसोर्स ओनरशिप, दूसरा है पेटेंट राइट्स, तीसरा है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, चौथा है साइज ऑफ द मार्केट, देन वी हैव लिमिट प्राइसिंग, अनबियरेबल कॉस्ट्स या लो पोटेंशियल प्रॉफिट्स। तो ये बेसिकली मोनोपोली को कंटिन्यू रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, किसी और को अंदर नहीं आने देते हैं। और ये है एक्चुअल रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली, actual causes of monopoly या monopoly market structure। I hope कि आज के लेक्चर को आपने अच्छे से समझा होगा। Do subscribe to my YouTube channel Ernest Economics। Thank you very much।